नमस्कार, मैं हूं मुकुल और आप देख रहे हैं सृष्टि एडुकेयर के ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस। और आज के इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा का एक पोएम है, पोइट्री सेक्शन का। उसका टाइटल है ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए चैप्टर को शुरू करते हैं, यानी कि पोएम को शुरू करते हैं। और आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करना है। आप वैसे बुक लेके भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, सृष्टि एडुकेयर का अपना प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड करें। वहाँ पे सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये अच्छा लगता है चैप्टर, आपको अच्छे से समझ आता है, तो आप दूसरे बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं, उनके यहाँ पहुँचा सकते हैं क्लासेस। तो सृष्टि एडुकेयर आप लोग को शुभकामना देता है। आप लोग का 10th एग्ज़ाम है, अच्छे से पढ़िए। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, ओड ऑन सॉलिट्यूड। सबसे पहले है इस चैप्टर में पोएट के बारे में जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पोएट के बारे में। इसके पोएट हैं अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप 1688 to 1744 was one of the greatest satirists of the early 18th century। यानी कि जो अलेक्जेंडर पोप है, उनका जन्म जो है वो मई 1688 में हुआ और उनका देहांत मई 1744 में हुआ। वो एक ग्रेटेस्ट सैटरिस्ट थे। मतलब क्या है, सटायर करते थे, यानी व्यंग्यकार थे, व्यंग्य कसते थे, ठीक है। और वो अर्ली 18th सेंचुरी के महान व्यंग्यकारों में से एक थे। ही वॉज ऑल्सो ए क्रिटिक। वो एक क्रिटिक भी थे। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, यानी कि वो आलोचनात्मक भी रचनाएं लिखते थे या आलोचना भी किया करते थे। चलिए, बट ही इज़ रिमेंबर्ड चीफली एज ए सैटायरिस्ट। लेकिन वो एक सैटायरिस्ट के रूप में ज़्यादा याद किए जाते हैं। उनको जो विख्याति मिली वो एक सैटायरिस्ट के रूप में मिली, यानी कि व्यंग्यकार के रूप में उन्होंने ख्याति अपना प्राप्त किया। आगे चलिए, बट ही इज़ रिमेंबर्ड दिस वेन ऑफ हिज पोइट्री इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ द लॉक। यानी कि जो नब्ज़ है उनके पोइट्री का, यानी कि उनका जो लिखने का स्टाइल था, वो अगर सही से पकड़ना है अगर आपको, तो द रेप ऑफ द लॉक देखिएगा तो उसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका उल्लेख किया है। द डंसियड एंड द एपिस्टिस, टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क आर एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। ठीक है, द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियार्ड एंड द एपिस्टिस, ये तीनों में उनके पोएम के जो तरीका है, जो तौर तरीका है, उनको अच्छे तरीके से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और उनके दो और फेमस वर्क्स हैं, कौन कौन से? एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। अब आइए अब प्रेजेंट पोएम पे। प्रेजेंट जो पोएम है, ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड इज ए पोएम एड्रेस टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ओड जो होता है वो एक स्टाइल है पोएम लिखने का या पोएम करने का। उसमें क्या होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी पर्सन के ऊपर क्या करते हैं, उसको एड्रेस करते हुए हम पोएम कहते हैं। द ग्रीक वर्ड ओड मीन्स ए कोरिक सॉन्ग जनरली accompanied बाय डांस। ये जो ग्रीक वर्ड है ओड, उसका मीनिंग होता है एक कोरिक सॉन्ग जो जनरली डांस में किया जाता है, डांस के द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाता है। द टर्म इज प्रेजेंटली यूज टू रेफर टू लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम दैट इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेसेस ए नोबल सब्जेक्ट। इन द प्रेजेंट पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड, द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ ए हैप्पी मैन। ये जो प्रेजेंट जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओड ऑन सॉलिट्यूड, उसमें एक पोएम ने एक हैप्पी मैन को प्रस्तुत किया है, बताना चाहा है कि आज के समय में हैप्पी मैन कौन है, यानी कि खुश व्यक्ति कौन है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को
पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बातें जो हैं वो समझाने की कोशिश की गई हैं। पोएम है वो आज की परिस्थिति को भी छूती है और ये बातें जो हैं वो सदाबहार बातें हैं, वो हमेशा रहेंगी, जब तक मानवता रहेगा तब तक ये बातें रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में खुश कौन है? और ऑन सॉलिट्यूड, एकांतपन को संबोधन करते हुए ये पोएम है। ठीक है, सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन, एकांतपन, यानी कि एकांत को दिखाते हुए, दर्शाते हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पी द मैन whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हैप्पी द मैन whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground। यानी कि आज के समय में खुश कौन है? जिसको अपने माता पिता, मतलब पिता के, पैटर्नल मतलब होता है पैतृक, ठीक है, पितृत्व होता है, पितृ यानी कि पिता की ओर से मिलने वाला जो भी चीज़ होता है वो पैटर्नल कहा जाता है। मैटरनल यानी कि माँ की तरफ से, जैसे नानी वगैरह हो गई वो मैटरनल हो गई, माँ के यहाँ से आई। पैटर्नल यानी कि पिताजी, दादाजी, ठीक है, तो परदादा। वैसे ही कह रहा है कि वो मनुष्य हैप्पी है, खुश है, जिसको अपने की पिता, पैटर्नल यानी कि पैतृक संपत्ति में जमीन मिली हुई है। क्या मिली हुई है? जमीन। और देखिए वो खुश कैसे है? ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, यानी कि कुछ जमीन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, कुछ ही जमीन है, कुछ एकड़, यानी कि एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ ऐसे जमीन है, और उसी में उसका पूरा जिंदगी क्या है? समटा हुआ है। वो उठता है, जैसे किसान को देखिएगा, सुबह उठेगा, कुदाल लेगा, अपना सामान लेगा और खेत की तरफ चला जाएगा। उसको दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ज़्यादा मतलब नहीं है। उसके खेत में क्या करना है आज वो नहीं करेगा तो उसके बच्चे भूखे रहेंगे, उसका अनाज सही नहीं होगा। वो दिन भर यही सोचता रहता है और उसी में व्यस्त रहता है। तो वही ये कह रहा है कि जो कुछ एकड़ है उसके बारे में सोच रहा है और वहीं पे उसका ज़िंदगी है। अ कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, और वो सांस कहाँ ले रहा है? अपने लोकल यानी कि नेटिव, अपने ज़मीन में, खुद के ज़मीन में, खुद की हवा में सांस ले रहा है। वो बाध्य नहीं है किसी का, वो स्वतंत्र है। वो अपने मिट्टी में सांस ले रहा है, अपने मिट्टी में अपना समय गुजार रहा है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? Was herds with milk, was fields with bread, was flocks supply him with attire, was trees in summer yield him shade in winter fire। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। हर्ड्स मतलब होता है झुंड, लेकिन यहाँ पे पशुओं से मतलब है। हर्ड्स मतलब पशु से है, ठीक है, मवेशी, गाय भैंस कह सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जिनकी, जो मवेशी से क्या मिलता है? दूध, यानी कि उनको दूध खरीदना नहीं पड़ता, उनको दूध खरीदने कहीं नहीं जाना पड़ता, उनके खुद के मवेशी हैं जहाँ से शुद्ध दूध मिलता है, वो शुद्ध दूध खाते हैं। आज के डेट में शुद्ध दूध वही खाते हैं जिनका खुद का मवेशी होता है, नहीं तो वैसा कोई दूध वाला नहीं है जहाँ मिलावट नहीं है। इसीलिए शुद्ध दूध वही खाते हैं, वो खुश रहते हैं जिनका खुद का मवेशी है। तो वो कह रहे हैं कि दूध भी खुद का हो जाता है, यानी कि उनके खुद का दूध मिल जाता है अपने मवेशी के द्वारा। वॉज फील्ड्स विथ ब्रेड, यानी उनके जो रोटी है, ब्रेड का मतलब यहाँ रोटी से लिया गया है। उनके घर में जो रोटियां हैं वो उनके खेतों से आती है, यानी कि उनके खेत में जो अनाज होती है, जैसे गेहूं हो गया, उससे उनका भोजन पानी चलता है। उनको खरीदने नहीं जाना पड़ता है। रेट बढ़ गया या घट गया ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है किसान को। अगर उनके पास अपना ज़मीन है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो उपजाएंगे और खाएंगे। ठीक है, चाहे कितनी भी मंदी आ जाए, कितना भी आर्थिक मंदी आ जाए पूरे विश्व में, किसान अपना खाना खुद से उपजा के खा सकता है, तो वो खुश है। अब पोएम के अनुसार अब आगे चलिए। वॉज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर, अटायर यानी कि ड्रेस, कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं। फ्लॉक्स मतलब भेड़, भेड़ों से है यहाँ पे। फ्लॉक्स मतलब भेड़, यानी कि उनके कपड़े भी उनके द्वारा पाले गए भेड़ों से आते हैं। उनको कपड़ा भी खरीदने कहीं नहीं जाना पड़ता है।
वो खुश हैं, वही आज की डेट में खुश है, ये कहना चाह रहे हैं पोएट। अब आगे चलिए, वो ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड इन विंटर फायर। उनके जो पेड़ हैं, उनके द्वारा लगाए गए पेड़ हैं, वो गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में उनके लिए छांव देते हैं, उनको छांव देते हैं। और जब बहुत ही लू चलती रहती है तो जो किसान है वो पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाते हैं, कुछ देर आराम करते हैं और फिर अपने खेतों में काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पे है कि गर्मी के दिनों में पेड़ जो है वो छांव देती है, और वही पेड़ ठंड के मौसम में आग जला करके किसान उससे अलाव लेते हैं, उससे गर्माहट लेते हैं। तो ये सब चीज़ उनको कहाँ मिल रहा है, अपने खेतों में, ठीक है, अपने फील्ड में मिल रहा है, अपने खेतों में मिल रहा है, उनको कहीं कुछ नहीं जाना है, वो खुश हैं। आज के समय में वही खुश हैं, ये पोएम कहना चाह रहा है। अब आगे चलिए, आगे क्या है, ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड, ठीक है, आवर्स डे एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ब्लेस्ड यानी कि एक तरह से आशीर्वाद उनको प्राप्त है, किनको, जो अनकंसर्न्ड है, यानी कि चिंता मुक्त है, वो चिंता नहीं है, जिसके पास चिंता नहीं है, जिसके समय आराम से कट रहे हैं, आवर्स डेज एंड ईयर्स, आराम से मतलब स्लाइड होते जा रहा है, वो सब कुछ कट रहा है आराम से, वही खुश है आज के दिन में, ठीक है, वही खुश है आज के दिन में। जो अनकंसर्न्ड है, ठीक है, अनकंसर्नडली है, वो चिंता मुक्त है, उसके घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, साल सब एकदम आराम से कट रहे हैं। इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड, जो स्वस्थ है और जिसका मन शांत है और वो अपना दिन आराम से व्यतीत कर रहा है, वही आज के दिन में खुश है, ठीक है। और वास्तविकता भी यही है, आज के दिन में वही केवल खुश है जो प्रसन्न है, शांत है, ठीक है। तो आप लोग भी वैसे ही रहिए। अब आगे चलते हैं, साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड ईज, ठीक है, साउंड स्लीप यानी कि जो एकदम मस्त होके, मग्न होके, चिंता मुक्त होके जो सोते हैं, जो चिंता मुक्त होके सोते हैं, वही आज के समय में उनको खुश कहा जा सकता है। स्टडी एंड ईज यानी कि जो पढ़ते हैं, चिंता मुक्त होकर के सोते हैं, चिंता मुक्त होकर के पढ़ते हैं, एकदम आराम से पढ़ते हैं, कोई चिंता नहीं है कि मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल अच्छा करूंगा, ये सोच कर जो पढ़ते हैं वही सफल होते हैं। पढ़ना चाहिए हमेशा चिंता मुक्त होके, भय मुक्त होके पढ़ना चाहिए। आप लोग भी जब एग्ज़ाम आ रहा है आपके सामने, आप भय मुक्त होके पढ़ें, ठीक है, आप चिंता नहीं करें कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, कौन सा सवाल आएगा, आप बिल्कुल मस्त होके पढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। अब देखिए, टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। अब वो सब कुछ वही करता है जो उसको आराम, जो चिंता मुक्त है वो अपने कामों को आराम से कर सकता है, ठीक है, स्वीट रिक्रिएशन कर सकता है, इनोसेंस है, वही आज के डेट में खुश है। यानी कि जो इनोसेंस है, इनोसेंट कौन होता है, सबसे इनोसेंट बच्चा, जिसके अंदर छल कपट नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना इस चीज को। और मेडिटेशन करता है, वो क्या है, आज के समय में सबसे खुश है। अब आगे चलिए, Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone till where I lie। यहाँ पे कह रहे हैं कि चलो मुझे भी जीने दो, कैसे, अनसीन अननोन, यानी कि मुझे, पोएट जो कह रहे हैं लास्ट में, लास्ट के पंक्तियों में पोएट कह रहे हैं कि मुझे भी जीना है। कैसे जीना है, बिना प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए, बिना किसी को दिखावा किए हुए, बिना किसी को दिखाए हुए जीवन आराम से जीते जाना है। और अनलेमेंटेड लेट मी डाई, और मुझे आराम से मरने दो, ठीक है। अनलेमेंटेड का मतलब होता है अविलपित, ठीक है, यानी कि जब मैं मरूं तो कोई ना रोए, ठीक है। पोएट की ये अभिलाषा है। वो कह रहे हैं
कि मुझे जीने दो। कैसे जीने दो? मैं भी जीऊँगा। कैसे? तो बिना किसी दिखावा किए एकदम आराम से चुपचाप ये ज़िंदगी जीना है, और मरना भी है तो कोई नहीं रोए। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई। अंत में कहते हैं कि जब वो मर जाए तो उनको अगर जैसे कब्र होता है, कहीं दफनाया जाता है, तो वहाँ पे एक पत्थर लिख दिया जाता है कि ये कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके पिता का नाम, ये सब बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जो लिख दिए जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि वो भी नहीं किया जाए, यानी कि एकदम आराम से शांत वो इस धरती से विदा लेना चाहते हैं। वो कह रहे हैं खुश वही है जो वास्तव में अपने जीवन को जी रहा है बिना किसी पे बोझ बने, खुद से निर्भर होके, अपने मन को शांत करके, चित्त को शांत करके जो जीता है वही जीता है। ये पोइट कहना चाह रहे हैं। आप लोग के लिए बहुत बड़ी सीख है। आप लोग भी इसको जीवन में उतारिए। आप शांत रहिए। आपका जब मन शांत रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ पाइएगा। आप अच्छे पढ़िएगा तो अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाइएगा। जब आप अच्छे पढ़िएगा तो आप जीवन में वो हर चीज़ ले पाइएगा जिसके आप हकदार हैं। आप जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर पाइएगा जिसके आप हकदार हैं। जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिल सकता है। बस आपका मन और चित्त शांत होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। तो चलिए, इसी आशा के साथ इस क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।